एग्जिट पोल। एग्जिट पोल के अंदर की बात आपको हम ले चलेंगे, दिखाएंगे। हमारे साथ हैं ऑन न्यूज भारत के एडिटर इन चीफ मदन गुप्ता। जी हाँ, एग्जिट पोल में आपने नेशनल चैनल के एग्जिट पोल देखा होगा, रीजनल चैनल के एग्जिट पोल देखा होगा, यूट्यूबर और सोशल मीडिया पर एग्जिट पोल के नए नए ग्राफ भी आप देखे होंगे। लेकिन आपको हम ले चलेंगे एग्जिट पोल के अंदर की बात दिखाएंगे कि एग्जिट पोल के अंदर क्या हुआ, आखिर क्यों है मोदी मैजिक, और मोदी मैजिक के अंदर क्या हुआ, क्यों लोग मोदी मैजिक की बात कर रहे हैं, मोदी मैजिक इस चुनाव में रहा या खत्म हो गया। इन तमाम मुद्दों से आपको हम रूबरू कराएंगे हमारे एडिटर इन चीफ मदन गुप्ता जी से, और जानेंगे एग्जिट पोल के अंदर का एग्जैक्ट पोल आखिर है क्या। चलिए सर, स्वागत है ऑन न्यूज भारत में। आज एग्जिट पोल को लेकर के आप एग्जिट पोल करने जा रहे हैं। इस एग्जिट पोल में क्या है मोदी मैजिक, और क्यों लोग एग्जिट पोल को, कुछ लोग सीने से नकार रहे हैं, कुछ लोग अंदर गलत कर रहे हैं। अब 4 जून को देखना है, यानी कल एक दिन का समय है, और एक दिन के समय में इस एग्जिट पोल में आप एग्जिट पोल के बारे में बताएंगे, क्या है ये एग्जिट पोल। चलिए, पहले ऑन न्यूज के दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। चलिए, सब लोगों ने मतदान खत्म हो गया। ये महापर्व खत्म होने के बाद आज हम लोग फिर से ये आंकलन पे बैठे हैं कि कितनी सीटें आ सकती है। तो सर्वप्रथम पहले हम लोग एक बैकग्राउंड में जाते हैं कि जो 400 के पार मोदी जी ने अपनी जो ये बात कही, आखिर उसके पीछे एक लॉजिक क्या रहा है, उसको पहले हम लोग समझते हैं, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। 2019 का जो इलेक्शन को एक बैकग्राउंड का हम लोग उसको एक प्लेटफॉर्म मानते हैं कि नहीं, वो 2019 का जो इलेक्शन रहा उस वक्त क्या स्थितियां थी। तो उस वक्त में बीजेपी के पास 303 सीट अपनी सीट जीत कर आए थे। साथ में अपने जो अलायंसेस, एनडीए के जो अलायंसेस थे, वो 48 सीट से 49 सीट, लगभग 353 सीट ये टोटल ये लोग जीत कर अपने उन्होंने लक्ष्य को किया था। यानी 2019 की बात, 2019 की बात कर रहा हूँ कि जिसमें हम लोग के पास, मतलब बीजेपी के पास 353 सीट थी जी। अब दूसरी तरफ चलते हैं, उसके अंदर के जो इलेक्शन एनालिसिस की बात करते हैं 2019 की बात, कि उसमें ऐसे जो 1000 के अंदर 2 सीट जिस पर जीत हासिल हुई थी, जिसमें एक लक्षद्वीप से एनसीपी के मोहम्मद फयाज मात्र 823 वोट से जीत कर आए थे। तो इस तरह की जो 1000 के अंदर जीत की जो 2 सीटें थी, 2000 से 5000 के बीच में जो यूपीए अलायंसेस की बात करें, हम इंडिया गठबंधन की बात करें, तो उसमें 5 सीट जीत कर आए थे। उसके बाद 2000 से 5000 के बीच में उसमें 5 सीट जीत कर आए। 5000 से 10000 के बीच में 15 सीटें थी। यानी जो रेशियो, जीत की रेशियो जो थी दूसरे पार्टी में, बीजेपी के अलग पार्टी की बात कर रहा हूं मैं, तो टोटल 27 सीट ऐसे थे जिस पर नजर बीजेपी की थी, जिसका जीतने का दायरा सिर्फ 10,000 के अंदर में लिमिट था। तो ये लोगों ने अपने पूरी स्ट्रेटजी 5 साल तक बनाई है। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, इस चीज में कहाँ हमारा एंटी इनकम्बेंसी काम किया, कहाँ हमारा भीतरघात काम किया, कहाँ किस कारण से ये हमारा हुआ। तो 5 साल तक इनको एक पैचिंग करने का एक स्ट्रेटजी बनाया, और तब उन्होंने कैलकुलेशन किया कि इस 27 सीट में 25 से 27 के बीच में हमारी सीटें आ सकती है। हम अपना जीत का बहुत मार्जिन कम है बीजेपी का, तो हम रिकवर कर लेंगे। तो इस जीत के कारण आप देखिएगा 353 और 27, तो आप देखिएगा 353 और 27 की जब बात करते हैं तो ये 380 का ये फिगर आता है। तो एक इनके जहन में एक बात आई कि 380 सीट हम, ये तो हमारा बहुत आसानी से इसको कवर कर लेंगे हम। अब दूसरी बात करते हैं 2024 का इलेक्शन की बात जब करते हैं, इस वक्त कई सारी चीजें हुई है। एक तो एंटी इनकम्बेंसी भी काम करेगी, दूसरी तरफ राम लल्ला भी काम कर रहे हैं। राम लल्ला के कारण 7 से 8% वोट परसेंटेज बढ़ेंगे, और खास करके आप जब देखने जाएंगे तो ये जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, या जो पूरे सिस्टम में जो लोग थे, वो पूरे साउथ के लोगों को सम्मिलित किया था बीजेपी। सर मैं यहाँ रोकना चाहूंगा। आपने कहा राम लला का मंदिर, जब चुनाव का दरमियान आया तो पूरे बिहार में, खास करके बिहार की बात की जाए तो राम लला के मंदिर का यहाँ कोई इफेक्ट नहीं दिखा। यहाँ महंगाई हटाओ, बेरोजगारी दूर करो, ये मुद्दे हावी रहे, और राम लला के मंदिर का जो ये बनाने का सिलसिला है वो पूजा तक ही सीमित रह गया, और मंदिर का ये मुद्दा जो है सामने उभर कर नहीं आया।
नहीं, लेकिन मैं ठीक बात है, ये बात कर रहे हैं, लेकिन परिप्रेक्ष्य में उनके 400 पार की बात में जो मोदी मैजिक जो 400 की बात कर रहे थे, उनके पीछे क्या लॉजिक रही? सर जिस तरह से हमारे एडिटर इन चीफ मदन गुप्ता सर बता रहे हैं कि मोदी जी ने जो नारा दिया 400 पार, तो उसका टोटल बायोग्राफी उन्होंने बताया कि 280 और कैसे मैं बता देता हूं, कैसे किन ग्राफ से 400 पार का नारा दिया गया और क्यों दिया गया, तमाम बायोग्राफ आपको बता रहे हैं और ये जान लें कि 400 पार का नारा के पीछे के अंदर की क्या बात है। देखिए, हम लोग पहले उन लोगों ने जितने पंडित थे या जितने भी लोग थे जो मंदिर से जुड़े हुए जितने लोग थे, सब लोगों को इन्वॉल्व किया गया, एक हिंदुत्व की बात को जोड़ा इन लोगों ने, बीजेपी ने। जैसे आप देखिएगा तमिलनाडु में अन्नामलाई को लाया गया, आईपीएस थे पहले कर्नाटका में, उनको पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया, उससे सीट बढ़ी है, तमिलनाडु की सीट बढ़ी है। अगर हम बात करते हैं देश के 5 राज्यों की बात करते हैं, साउथ की बात करते हैं, केरल में भी खाता जो आज तक नहीं खुली थी, 1 से 3 सीट खुलने की आसार है। आप उधर सारा देखेंगे, अगर साउथ की में 12 सीट लगभग आने की बात है। तो सर्वप्रथम मैं पहले बता दूं कि 303 सीट पिछली 2019 में जीते थे, 48 आपका टोटल 353 एनडीए अलायंसेस था, जिसमें 27 सीट ऐसे थे जो 10,000 के अंदर जीत हार हुई थी, तो उनको भी कैलकुलेशन में रखने के बाद ये आ गया मैटर 380 का। जब 380 के बाद जब रामलला की उन लोगों ने प्लानिंग किया, उसके तहत 12 सीट बीजेपी अपने दम पर 5 राज्यों में, केरल हो, तमिलनाडु हो, उसके जो राज्य साउथ के जो राज्य हैं उसमें 12 सीट बढ़ाने में कामयाब होगी। साथ साथ उनका जो आंकलन है, तेलंगाना, आप आंध्र प्रदेश की बात करें, इंडिया अलायंस की बात करते हैं, उसमें 17 सीट बढ़ने जा रही है जो पूरी सिस्टम में है। तो 12 सीट में मैं एक बात और बता दूं कि ये अगर 7 से 8 सीट हमारा अगर तमिलनाडु, केरला इसमें आती है, और 5 सीट जो बहुत लोकल में बहुत लिमिट मार्जिन से जीत हार हुई है, वो है वेस्ट बंगाल। तो टोटल मिलाकर हम देखते हैं तो 12 सीट हमारा, इन लोग का प्लानिंग था कि हम 12 सीट जीत सकते हैं, और जो बाकी जो 15 सीट है वो सीट आ रही है एनडीए अलायंसेस को बढ़ रही है, तेलंगाना में बढ़ रही है, आप उधर देखिएगा सारा सिस्टम में जो साउथ के जो है उसमें आ रही है। तो टोटल 27 सीट बढ़ने की है, तो 280 में अगर 27 जोड़ते हैं तो ये 407 का बात होती है। तब इन लोगों ने एक नारा बनाया कि 400 पार। तो ये जो अभी देख रहा है, इसमें कमो बेस अगर देखने जाए, ये मिनिमम गारंटी है। कहीं अगर देखिए, दो बात, एक बात कहती है कि अगर मिनिमम पोलिंग हुई है, पोलिंग बहुत एग्रेसिव नहीं हुई है, इसका मतलब कि एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं कर रहा है। क्योंकि जब भी देखा गया इतिहास, अगर आप देखिएगा कैलकुलेशन की बात, अगर वोटिंग बहुत ज्यादा होती है तो इसका मतलब उसके विरोध में वोटिंग होती है हमेशा एग्रेसिव। लोग तो मान लिए कि नहीं बीजेपी आ रही है तो आ रही है। तो ये जो एक सनातन बागेश्वर धाम, जो लोगों ने एक बेसिक अंडर करंट लहर पैदा कर दिया था, अंदर लहर पैदा है पूरे देश के अंदर, भले वो दिख नहीं रहा है, जातीय समीकरण दिख रही है, लेकिन जब वो कमल पे बटन दबाने जाएंगे तो रामलला भी दिखाई देंगे और बागेश्वर धाम भी दिखाई देंगे। बटन तो दबा दिए हैं लोगों ने। जी। अब निर्णय ये है कि 4 तारीख यानी कल जो मतगणना होंगे, मतगणना में जो मोदी जी का ये 400 पार का नारा है, वो कहां तक धरातल पर सरफेस पर आएगा। नहीं, 400 तो उन लोगों ने कैलकुलेशन 407 की पूरी स्ट्रेटजी है, तब उन लोगों ने बोला है। क्योंकि जब देश को एक संसद में अगर कोई प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि 400 के पार, तो मतलब एक बहुत मायना होता है, बहुत जबरदस्त कैलकुलेशन होगी। उसके हिसाब से उन लोगों ने रणनीति बनाई और शायद कामयाब भी हो गए हैं। अब रही बात आज का जो एग्जिट पोल दिखा रहा है, बहुत सारे सर्वे में दिखा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि एग्जिट पोल दिखा रहा है, कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है। हो सकता है इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है, बहुत बड़ी सिस्टम हो सकती है कि इसके पीछे शेयर का जो माफिया लोग हैं वो लोग होंगे, और जो लगाते हैं, जो सट्टाबाजी जो लगाते हैं, ये उनका भी गेम हो सकता है, क्योंकि इसमें लाखों करोड़ रुपए लगे हुए हैं। जिसमें बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे एडिटर इन चीफ ने कहा कि 400 पार के जो नारा दिया गया मोदी जी का, इसमें कहीं ना कहीं शेयर बाजार का भी सबसे बड़ा मामला है। फलौदी सट्टा बाजार ने लगातार मोदी सरकार को निचले स्तर पर गिराया, और जबकि दूसरे सट्टा बाजार ने मोदी को 400 पार के ऊपर दिखाया। जबकि कई लोगों का कहना है कि 400 पार के आंकड़े पूरा करने के लिए मोदी जी ने धारा 370, जैसा कि सर भी बता रहे थे, रामलला मंदिर, 3 तलाक जैसे कई काम उनके द्वारा किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कई सीटों पर 5000 कम से
कम वोटों के 10,000 अंतर से के जीत अंदर। हुई, 10,000 वोटों के अंतर की जीत हुई। तो उन तमाम सीटों को गिनकर, यानी पिछले 2019 के तथ्य को रखते हुए उन्होंने गिनकर 400 पार के डरा दिया था। लेकिन इस बार का जो स्थिति है, जो लोगों ने मोदी मैजिक की बात कर रहे थे, खास करके बिहार की बात की जाए तो बिहार में मोदी मैजिक नहीं चला। तेजस्वी ने उनके मैजिक पर ग्रहण लगा दिया। खास करके महंगाई, बेरोजगारी, सिंचाई, कमाई, नौकरी के नाम पर एक बहुत बड़ा ग्रहण लगा कई सीटों पर। पिछले बार बिहार से 39 सीट जी बीजेपी ने जीता था सर। जी इस बार तमाम एग्जिट पोल, तमाम नेशनल चैनल के एग्जिट पोल, यूट्यूबर और तमाम बड़े बड़े मीडिया हाउस के योगेंद्र यादव, अभिषार, रवीश कुमार जैसे सरीखे तमाम बड़े बड़े पत्रकारों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में 39 के 39 सीट नहीं आ रहे हैं। बिहार में कम से कम 18 से 19 सीट एनडीए और 20 से 22 सीट इंडिया गठबंधन आ गई है। अब इस संदर्भ में नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ इससे। ये एक स्ट्रेटजी है, भले ही इसमें दो बातें हो सकती है। कुछ सीट जो है वो निर्दलीय को चला जाए, 2 सीट लगता है कि निर्दलीय को जा सकती है। अगर हम काराकाट की बात करें तो पवन सिंह को क्यों खड़ा किया गया? हो सकता है कि कोई स्ट्रेटजी के तहत हो, नेशनल स्ट्रेटजी के तहत हो। ये तो पवन सिंह को लड़ना था इलेक्शन आरा से, वहां पे उनकी पकड़ थी, क्योंकि भोजपुरी सिने स्टार हैं, तो आरा से लड़ने के बजाय वो लड़ रहे, तो किसने उसको खड़ा किया? किसने उनके कौन रणनीतिकार हैं जो उनको काराकाट के अंदर खड़ा किया? तो ऐसा दिखता है कि उपेंद्र कुशवाहा को लोग वहां से नाराजगी थी। तो हो सकता है कि बीजेपी के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हो सकता है कि भितरघात के लिए हमारी कोई दूसरी बड़ी पार्टियां जो है, हमारी नेशनल पार्टियां, वो उनको हराना भी चाहती है उपेंद्र कुशवाहा को, उसके लिए भी पूरी स्ट्रेटजी बन गई होगी। तो ये मिला जुला कर अगर पवन सिंह जीतते हैं तो निर्दलीय हमेशा सरकार के साथ रहती है। अगर उपेंद्र कुशवाहा जीतते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। जीत अगर इसके लिए काराकाट की बात आपने जैसा कि कहा कि काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को पर काटने के लिए पवन सिंह को लाया गया, जैसे कि स्ट्रेटजी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपेंद्र कुशवाहा को नहीं चाह रहे थे। कई और भाजपा के कद्दावर नेता उपेंद्र कुशवाहा के उड़ते पंख को काटने के लिए पवन सिंह को खड़ा किए, जैसा कि आपने भी कहा और कई लोग भी कह रहे हैं। और पवन सिंह को आरा ज्यादा ही सफिशियंट होता, जबकि पवन सिंह को आसनसोल में बीजेपी ने टिकट भी दे दिया, उन्होंने टिकट भी लौटा दिया। उसके बाद उन्होंने आरा को चयन किया। तो कुछ भी हो सकता है, इस बात में दम है। नहीं, लेकिन देखिए, अगर आप देखिएगा, ठीक है भीड़ हुई है, लेकिन उस भीड़ को वोट बैंक में तब्दील करने के लिए वो स्ट्रेटजी न उनके पास था। कभी इलेक्शन लड़ा नहीं, कोई अनुभव नहीं, और एक बड़े लीडर के साथ केंद्रीय मंत्री रह चुके उपेंद्र कुशवाहा एक कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पर कहां सफल होंगे ये कोई नहीं जानता। हो सकता है सर मैं आपको रोकना चाहूंगा। काराकाट के संदर्भ में आपको मैं बता देना चाहूंगा, काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के काट के लिए लेफ्ट की पार्टियां ने राजा राम सिंह कुशवाहा को वहां खड़े किया, और उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह का दोनों का जो वोट था, एनडीए का वोट, दोनों का आपस में बंटवारा हो गया। जैसा कि लोगों का कहना है कि वहां से राजा राम कुशवाहा अपने इन दोनों के लड़ाई में बीच से निकल रहे हैं। नहीं, ये चीज नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं हुआ। लोग को अभी जब हम लोग ग्राउंड सर्वे पे गए थे तो राजा राम का कहीं नामो निशान नहीं था, लड़ाई में सिर्फ 2 ही आदमी दिख रहे थे। तो बीजेपी की स्ट्रेटजी हो सकती है, किसी भी दल की क्या अंदर की स्ट्रेटजी रही होगी। अगर बाय द वे पवन सिंह जीत जाते, जिस तरह से वेव क्रिएट किया गया, तो निर्दलीय तो रहेगा इनके साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रहेगा। और साथ में अगर उपेंद्र कुशवाहा हार जाते हैं तो उनको नाराजगी कम करने के लिए राज्यसभा भी भेज सकती है बीजेपी। ये भी कोई स्ट्रेटजी हो सकती है। इस पे हम लोग बहुत नजदीक से देखते हैं तो कुछ अलग दिखाई देता है। सर, आपने काराकाट के संदर्भ में बता दिया। एक बहुत बड़ा, खास करके बिहार के एक बहुत बड़ा सीट है पूर्णिया में पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट के लिए काफी जद्दोजहद की, अपनी पार्टी को विलय भी कर दिया, और वहां आरजेडी ने बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया, जेडीयू ने संतोष कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया। उसके बाद पूर्णिया में पप्पू यादव निकलते नजर आ रहे हैं, फिर वो कहा जाएगा। देखिए, अगर हम पूर्णिया की बात करें तो जो वहां पे पप्पू यादव 3 टर्म रहे हैं, एमपी रहे, उनके सामने संतोष कुमार का पहली ये दूसरी उनकी इलेक्शन रहेगी, और बीमा भारती तो पहली बार आ रही है। तो इंडिया जो गठबंधन है वो अलग ढंग का दिख रहा है, और एनडीए का जो गठबंधन में बीमा भारती को लाया गया, तो ये लग रहा है कि स्वीप कर रही है, वो सब लोग सरेंडर कर दिए हैं माननीय पप्पू जी के सपोर्ट में। पप्पू यादव
आखिर ये कुछ लोग पूछते हैं कि पप्पू यादव कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के द्वारा खड़ा किया गया कैंडिडेट है, क्योंकि वो तो वायु श्रेणी की सुरक्षा में थे। वो उसको किसने दिया, वायु श्रेणी की सुरक्षा किसने दिया? प्रधानमंत्री जी साथ में अगर उनके जो हवाई जहाज पे जो घूम रहे थे उसका खर्चा किसने वहन किया? जो चर्चा चल रही है ये मिला जुला कर वो कांग्रेस में गए, लोगों के पीछे में ये हो गया कि अरे कांग्रेस में मर्ज किया, बेचारे सहानुभूति चीजें मिली, तो वो नेशनल लेवल अपने पूरे पार्टी को जाकर मर्ज किया और कांग्रेस ने उसको सपोर्ट नहीं किया और उनको टिकट नहीं दिया इन मौके पे, तो वहां की जनता को एक सहानुभूति मिल गई, तो जीत आराम से निकल रहे हैं, वो लाखों वोट से निकल जाएंगे, बहुत इजीली निकल जाएंगे। इस राज से पूरे देश के अंदर जो 3 सीट की चर्चा चल रही है निर्दलीय की, तो 2 सीट तो बिहार के ही है और एक रविंद्र भाटिया साहब हैं, उनकी भी चर्चा चल रही है कि वो भी जीत का सेहरा बन सकता है। यानी पूरे भारत में 3 ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं, पप्पू यादव, पवन सिंह और भाटिया जी, जो लगातार चर्चा में रहे, देश के सुर्खियों में बने रहे, तमाम अखबारों के टीवी चैनलों पर सुर्खियों में बने रहे और तीनों ही अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए मर मिटने की भी बात करते रहे, जिसमें कि पप्पू यादव एक ऐसा उम्मीदवार है जो कि जीतते नजर आ रहे हैं। जी जी जी, वो देखिए पप्पू के सामने कोई कैंडिडेट नहीं है जो उतना भारी भरकम, जिनके पास इतने सालों का अनुभव हो, बहुत जमीनी पकड़ हो, लोगों की पकड़ में है, तो वो ये तो गारंटेड है कि वो वहां से सीट निकल रही है, निर्दलीय की सीट निकल रही है। तो क्या लगता है सर, पप्पू यादव एनडीए में रहेंगे या इंडिया में जाएंगे? नहीं, एनडीए में रहेंगे। जो भी निर्दलीय कोई भी आदमी रहा हो, वो निर्दलीय जो भी है रहता है, वो आप देखिए, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट में देखिएगा, सुमित जी है, सरकार के साथ मंत्री भी हैं, तो आने वाले दिनों में वो रिप्रेजेंट करेंगे, वो एनडीए का ही। लेकिन सर मैं आपको रोकना चाहूंगा कि पप्पू जी की धर्मपत्नी कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद हैं रंजीता रंजन, तो इस परिस्थिति में अगर एनडीए में जाते हैं, वो इंडिया में आते हैं, तो क्या लगता है कि मामला कुछ उलट पुलट हो जाएगा? बहुत जगह है जहाँ पर आप देखिएगा, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थी, विजय राजे सिंधिया जो उनकी माता थी वो तो बीजेपी में थी, तो ये चलता है परिवार में, ये दोनों अपने समीकरण, यानी कुछ भी संभव है। हाँ, कुछ भी संभव है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। आप सुन रहे थे ऑन न्यूज भारत के एडिटर इन चीफ मदन गुप्ता सर का, जिन्होंने बताया कि 400 पार का नारा क्यों दिया गया और 400 पार के नारा के अंदर की बात क्या था। इस एग्जिट पोल में तमाम नेशनल चैनल और जो भी सरकारी आंकड़े आए, 400 पार के जो आंकड़े आए, उसके तहत ये स्ट्रेटजी थी कि पिछले बार बीजेपी ने 303 सीटें जीती, उनके सहयोगी दल ने जो भी सीटें जीती है और जो 10,000 से नीचे के वोट लेकर हार गए थे, उन तमाम लोगों को केंद्रित करके 400 पार के नारा दिया गया था और इसी आधार पर बीजेपी अपना स्ट्रेटजी तैयार की और इसी आधार पर एग्जिट पोल बना और यही एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल के रूप में लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। ऑन न्यूज इस एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल के रूप में प्रदर्शित करते हुए बता रहा है कि मोदी जी का ये 400 पार का नारा एग्जैक्ट पोल के तौर पर ये इसीलिए दिया गया ताकि जहां जहां वो हार रहे थे 5,000 10,000 वोटों के नीचे से, अंदर से, तो उन तमाम वोटों की, उन तमाम सीटों की गिनती 400 पार के अंदर किया गया और इसीलिए 400 पार का नारा दिया गया। अब आपको देखना है कि 4 जून यानी कल मतगणना हो रही है। अब मतगणना में क्या निकल कर आता है, 400 पार होता है या 400 पार के नीचे रहता है, ये तो जनता तय करेगी। देखिए माननीय जब प्रधानमंत्री जी जब संसद में बोले 400 के पार, तो बहुत लोग आश्चर्य करने लगे कि आप अपने बीजेपी के बारे में बोल सकते हैं, आप अलायंस के बारे में कैसे बोल सकते हैं। तो ये उनकी स्ट्रेटजी, हर सीट को वो बीजेपी की ही सीट समझ रहे हैं, क्योंकि सब जितने भी अलायंसेज हैं, हर अलायंसेज की शुरुआत भी बिहार में आप देखिएगा तो अपने एनडीए अलायंस से शुरू किए हैं और हर सीट पर जाकर लड़े हैं और हर सीट पर दायरा जाकर उनके जाने से सिर्फ इतना ही हुआ कि जहां जीत का सारा 50,000 का था वहां 2 लाख में कन्वर्ट हो गया। उनकी जो रैलियां की उन्होंने, एक एक सीट को पैचिंग किया उन्होंने, चाहे वो किसी भी अलायंस का, अपने सारे अलायंस के लिए उन्होंने लोगों ने गया। लोग बोलते हैं कि 400 का आपने किस तरह से बताया एग्जैक्ट, तो हम ये भी पूछना चाहते हैं, लोग पूछना चाहती है कि आखिर हमारे खड़गे साहब ने 295 अपने इंडिया को आने वाला वो किस आधार पे बता रहे हैं। तो दोनों का आधार जो भी हो, हर आदमी का अपना 295 और 400 पार के इन तमाम नारों और तमाम तथ्यों को हम अगले एपिसोड में दिखाएंगे। उसके पहले आपके 400 पार के जो नारा दिया गया, कैसे दिया गया, इन तमाम तथ्यों की जानकारी हमारे एडिटर इन चीफ
मदन गुप्ता सर दिए। अब आपको हम अगले एपिसोड में दिखाएंगे 295 खड़गे साहब के 295 क्यों, और आपने मोदी जी का देख लिया 400 पार क्यों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। onNewsBharat.com